हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है वो वर्णमाला से रिलेटेड है। आपको पता है हिंदी का जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो वर्णमाला ही होता है। चाहे कंपटीशन आप कोई भी एग्जाम दे देना, चाहे आप एचएससी का दो, एसएससी का दो, जहाँ पे भी हिंदी है, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम हो, चाहे वो नॉन टीचिंग एग्जाम हो, जहाँ पे भी हिंदी का जिक्र आएगा तो वहाँ पे इन टॉपिक को, इन क्वेश्चन को जो आज हम करने वाले हैं अहमियतता से पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल नई होंगी, जो बेसिक से बिल्कुल हटके होंगी। पहली बात हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो वर्णमाला सीखी है अब तक, हमने जो वर्णमाला अब तक देखी है, वर्णमाला वर्णों का सुव्यवस्थित जो समूह होता है उसमें हमने पढ़ा था कि स्वर है, व्यंजन है। आज हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चनों को लेकर के पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी जो आपकी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या। हम बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक अच्छे लेवल तक चलेंगे। सबसे पहले अगर कोई हमसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की अगर संख्या हमसे पूछ लेता है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके स्वर हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो हैं वो स्वर नहीं है, अंग और अह स्वर नहीं है। केवल अ से लेके औ तक को ही हम स्वर मानते हैं। इसलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगर बात करें स्वरों की, अगर बात करें स्वरों की कि स्वर कितने हिंदी वर्णमाला में, तो आप कहोगे जी 11 स्वर हैं, अ से लेकर के औ तक। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर हैं। जब आप छोटे थे तो शायद आपने अंग अह को भी इनके साथ पढ़ा था, इसलिए आपको लगता है कि 13 स्वर होते होंगे। जब भी कंपटीशन में, कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 11 बता देना है। अब ये अंग जो और अह जो है वो क्या है? अंग और अह, ये जो दो वर्ण है उनको कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि हिंदी, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहों की संख्या, अयोगवाहों की संख्या कितनी है? कि हिंदी जो वर्णमाला है वहाँ पर अयोगवाह कितने हैं? अगर बात आए कि हिंदी वर्णमाला, तो आप कहोगे जी 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। अगर वर्णमाला आपसे पूछी जाए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो कि हिंदी भाषा में, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो हिंदी भाषा में, भाषा में, अब आपको पता है वर्णमाला एक अलग चीज़ है और भाषा एक अलग चीज़ है। भाषा की वर्णमाला होती है, ठीक है। तो हिंदी भाषा में, और आपसे कोई पूछे कि अयोगवाह कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं, अगर क्वेश्चन ये आए तो आप लिखोगे 3, आप लिखोगे 3 कि 3 अयोगवाह हैं हिंदी भाषा में। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो आपका अयोगवाह ये होता है, ये जो आप अंग बोलते हो जिसकी बिंदी लगती है, इसका नाम है अनुस्वार। क्या नाम है? अनुस्वार। एक तो आपका अयोगवाह हो गया अनुस्वार। दूसरा आपका अयोगवाह होता है ये 2 बिंदियां जिसको आप विसर्ग बोलते हो। क्या बोलते हो? विसर्ग, विसर्ग। ये दोनों के दोनों आपके वर्णमाला में आ चुके हैं, ये दोनों के दोनों आपके वर्णमाला में आ चुके हैं, अनुस्वार भी और विसर्ग भी। मगर जब आप हिंदी प्रयोग करते हो तो बहुत सारी जगह पे आप चंद्र बिंदु का प्रयोग भी करते हो। चंद्र बिंदु, जैसे माँ हम जब लिखते हैं तो ऊपर चंद्र बिंदु लगती है, मगर ये वर्णमाला में चंद्र बिंदु कहीं पे भी नहीं है, मगर ये एक अयोगवाह है और इसको कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। इस अयोगवाह को कहा जाता है अनुनासिक, अनुनासिक। अब देखिएगा, अगर भाषा की बात करें, अगर भाषा की बात करें तो भाषा में तो हमारे पास तीनों ही, अनुस्वार भी, विसर्ग भी, अनुनासिक भी। मगर यदि वर्णमाला की बात करेंगे तो हमारे पास 2 ही रहेंगे। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। क्लियर?
यहाँ तक क्लियर। कि अगर बात आए कि स्वरों की संख्या कितनी है 11, अगर बात आए कि अयोगवाह की संख्या कितनी है 2। दोस्तों आपको 199 रुपये में जो 119 रुपये में जो हिंदी का बैच मिल रहा है बेसिक हिंदी का, वो इतना ज़बरदस्त होने वाला है आपके लिए। आपने ज्वाइन तो कर लिया 119 रुपये में, आप ना वाकई तारीफ करोगे कि हाँ सर वास्तव में जो सीखने को मिला है ना वो 119 का नहीं 1019 से भी ज़्यादा का था। ठीक है, तो जितना हो सके लोगों को मोटिवेट करें इस बैच के लिए। देखिएगा अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन अयोगवा से बन चुके हैं, स्वरों से बन चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हमसे क्या पूछा जाता है, इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। एक बार इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, ये एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि और कौन से क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं इस वर्णमाला से। अब एक क्वेश्चन निकल सकता है नंबर 4 पे कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या। ठीक है, एक तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन बनेगा नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बन गया ये। अगर पूछता है कि वर्गों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर बनेगा 5, और अगर पूछता है वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है फिर आपका आंसर बनेगा 25। अब इसको समझिए, देखिए क से लेके म तक के वर्णों को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, वर्गीय व्यंजन। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं। देखिएगा क से लेके म तक जो वर्ण है ना उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, मगर इन्हीं वर्णों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय क्यों, देख लेते हैं। वर्ग हम किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं नहीं बल्कि चारों भुजाएं समान हो उसको वर्ग बोलेंगे। अब इसको देखो 1 2 3 4 5, अगर ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, अगर ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, अर्थात ये चारों तरफ से 5 5 है, अर्थात ये एक वर्ग बन चुका है ना एक वर्ग। तो इसलिए इनको क से लेके म तक के व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। पहली बात कि वर्ग कितने हैं, देखिए ये जो पहला वर्ग है इसका नाम है क वर्ग, ये दूसरा वर्ग है इसका नाम है च वर्ग, इस वर्ग का नाम है ट वर्ग। हमें करना क्या है, पहले वर्ण को लो और वर्ग लिख दो, उसके बाद इसका नाम है त वर्ग, इसका नाम है प वर्ग। पहला वर्ण जो भी है पंक्ति है उसको लो और उसके बाद वर्ग लिख दो। तो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, हमारे पास 5 वर्ग है। क्वेश्चन आए कि वर्ग कितने हैं तो 5 है। कौन से, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। अब पूछा गया अगला क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, देखो 5 क वर्ग में, 5 च वर्ग में, 5 ट वर्ग में, 5 त वर्ग में और 5 प वर्ग में, अर्थात 500 वर्ग में 5 5 वर्ण है। तो टोटल कितने हो गए हमारे 25। इसलिए हमने कहा वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब हमने देखा कि जब हम यहाँ पे ड ढ बचपन में छोटे से थे तो बिंदी लगा दिया करते थे, मगर अब मैंने यहाँ पे बिना बिंदी के लिखे हुए हैं और बिंदी वाले जो वर्ण हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नंबर 7। नंबर 7 क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं या कितने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 की उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं। ठीक है, और या फिर क्वेश्चन बन सकता है नंबर 9 पे कि द्विगुण व्यंजन कितने हैं, द्विगुण व्यंजन कितने हैं।
या फिर यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, सॉरी द्विगुण कितने हैं और द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है या कौन से हैं, ठीक है, या कौन से हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो, कौन से हैं वो भी पूछ सकता है, कौन से हैं। क्वेश्चन में वर्ण देके पूछ लेगा। तो जब भी ड ढ के नीचे बिंदी लगी हो, जब भी ड ढ के नीचे बिंदी लगी हो उसको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो उसका नाम क्या हो जाता है, द्विगुण व्यंजन। अगर बिंदी ना लगी हो तो यही ड या ढ क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। हमने कहा था ना कि क से लेके म तक के वर्णों को हम स्पर्श भी कह सकते हैं और वर्गीय भी। नाम यहाँ पे लिखे देते हैं, स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, क से लेके म तक, ठीक है। या फिर इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं को हम कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन, वर्गीय, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, द्विगुण, द्विगुण। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, ताड़नजात, ताड़नजात व्यंजन। या फिर इसी को हम और क्या कह सकते हैं, द्विगुण भी कह सकते हैं, ताड़नजात भी कह सकते हैं और उत्क्षिप्त भी कह सकते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी इन्हीं को कह सकते हैं। अर्थात बिंदी वाले जो वर्ण है ड और ढ उनको हम उत्क्षिप्त भी कह सकते हैं, ताड़नजात भी कह सकते हैं और हम क्या कह सकते हैं, द्विगुण भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपने उतार दिया होगा, देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल सकता है, अगला क्वेश्चन निकल सकता है कि हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें, हिंदी जो हमारी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कितने ऐसे वर्ण हैं जिनसे कोई शब्द ही नहीं बनता। हिंदी वर्णमाला में वो वर्ण या वे वर्ण जिनसे कोई शब्द नहीं बनता, जिनसे कोई भी शब्द नहीं बनता, शब्द नहीं बनता। ये क्लास आपने डेमो में भी देख ली होगी कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनसे कोई शब्द ही नहीं बनता। जब हम इनको पढ़ते तो हम ऐसे पढ़ते थे, क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ा, अंग खाली, च चम्मच, छ छतरी, ज जहाज, झ झंडा, य खाली, ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, ण खाली, त तरबूज, थ थन, द द्वा, ध धन, न से नल। अर्थात इन तीनों को हमने खाली बोला है वहां पे पढ़ते वक्त। क्यों बोला, क्योंकि ये तीन वर्ण ऐसे हैं जिनसे कोई भी शब्द नहीं बनता, इसलिए हमने इनको खाली बोला। अब न से नल और म से मछली हमने बोल दिया था। तो कितने वर्ण हैं ऐसे, तीन वर्ण ऐसे हैं जिनसे कोई शब्द नहीं बनता। अगर पूछे कौन कौन से तो आप बता दोगे जी, एक तो अंग, एक हमारा य और एक हमारा ण, ये तीन वर्ण। अब मैं अंग के बारे में बता दूं, अगर ये ऐसे लिखा गया है तो ये कहलाएगा ड, ठीक है। और अगर इसके नीचे बिंदी लगी है तो ये कहलाएगा अड़। मगर यदि ये ऐसे लिखा गया है साइड में बिंदी के साथ तो ये क्या है, य, जो क्या है क ख ग घ अंग, ये वाला अंग, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, क्या कुछ और क्वेश्चन भी बन सकता है? बिल्कुल जी। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनसे शुरू हुए वाक्य या शुरू हुए शब्द हमेशा अशुद्ध होते हैं। देखिएगा, हमारे पास ऐसे वर्ण भी हैं जिनसे अगर हम किसी शब्द की शुरुआत करें तो वो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, ये है हमारे वो दो वर्ण ड और ढ, जिसको हम द्विगुण कह सकते हैं, ताड़नजात कह सकते हैं और उत्क्षिप्त कह सकते हैं। अगर हम इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत करते हैं तो वो शब्द अशुद्ध कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखना है डाक,
अगर मैं ऐसे लिखूंगा शुद्ध, अगर ऐसे लिख दिया तो अशुद्ध। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ ढोल, अब सही है और अब गलत, क्योंकि इन वर्णों से हम किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं कर सकते। अगर करनी है तो हम वर्गीय व्यंजनों का सहारा लेंगे, स्पर्श व्यंजनों का सहारा लेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा वो क्वेश्चन कि ऐसे वर्ण जिनसे किसी भी शब्द को अगर शुरुआत की जाए तो वो हमेशा अशुद्ध रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे? अशुद्ध रहेंगे। अब यहां तक ही नहीं, हमारे पास और भी ज्यादा चौंकाने वाले यहाँ पे तथ्य हैं वर्णमाला में। वो कौन कौन से देखिएगा। अब ये जो वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम आपने पढ़ा था जी, अंतस्थ है। अंतस्थ है। अंतस्थ क्यों? क्योंकि अंतस्थ के दो मीनिंग है, एक तो हिंदी का और एक संस्कृत का। अंतस्थ हिंदी में किसे कहा जाता है? अंतः प्लस थ, जो अंदर स्थित हो। इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो अंदर से हवा ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण बोल दिया गया। और अंतस्थ संस्कृत का अर्थ होता है बीच में, संस्कृत में अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में, तो इसका मतलब क्या है? बीच में स्थित। संस्कृत वर्णमाला में जब वर्णों की शुरुआत होती है, सबसे पहले आते हैं स्वर, उसके बाद आते हैं ये अंतस्थ, उसके बाद आते हैं व्यंजन। ठीक है, तो इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ कहा जाता है तो अंतस्थ दो मतलब हो गए। तीसरा क्या कारण है इसकी अहमियतता का? ये क्योंकि हिंदी में जब या संस्कृत में जब हम संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि स्वरों का निर्माण करती है, व्यंजन संधि व्यंजनों का निर्माण करती है। मगर यण जो स्वर संधि है वो व्यंजनों का निर्माण करती है। स्वर संधि एक ऐसी भी है जो व्यंजन बनाती है, वो क्या है? यण। यण संधि से बनने वाले वर्ण है ये, जो स्वर संधि से बने थे। तो इसीलिए इनको, किनको? य, र, ल, व, इन वर्णों को, इन वर्णों में भी किनको छोड़ देंगे? एक तो ल को, क्योंकि लरी नाम का कोई भी स्वर हिंदी में नहीं है, और एक र को छोड़ देंगे क्योंकि र से री जो है ना वो संस्कृत में माना जाता है, तो या कई बार र तो पूछ भी लिया जाता है। ये जो वर्ण है वो हमारे अर्ध स्वर भी कहलाएंगे, अर्ध स्वर भी कहलाएंगे, अर्थात इनको हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं, अर्ध स्वर। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर व्यंजन है, अर्थात ऐसा व्यंजन जो आधा स्वर भी है। देखिए कितने चौंकाने वाले जो है ना तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें और भी कोई ऐसा तथ्य है क्या? बिल्कुल है जी। उसके बाद आपने पढ़ा था इन वर्णों को, ये वर्ण कौन से थे? इन वर्णों को आपने पढ़ा कि ये वर्ण वो वर्ण है जिनको हम ऊष्म वर्ण कहते आए हैं। ऊष्म वर्ण क्योंकि इनको बोलते समय ऊष्मा ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती थी। ऊष्मा ज्यादा मात्रा में बाहर क्यों निकलती थी? क्योंकि जब हम इनको बोलते थे तो तालु और जिह्वा बीच में आपस में क्या कर लेती? मेल कर लेती थी, और हवा उन दोनों के बीच से घर्षण करती हुई निकलती थी। ठीक है, तो घर्षण करती हुई निकलती है तो ऊष्मा पैदा करेगी, और ऊष्मा पहले से कुछ तो आ रही थी अंदर से, कुछ उसने पैदा करती, तो ज्यादा मात्रा में ऊष्मा जो है पैदा हुई, इसलिए इनको क्या कहा गया? ऊष्म व्यंजन कहा गया। मगर इन वर्णों को बोलते समय अभी भी कहा ना कि घर्षण भी किया गया, इसलिए इनको श, श, स, ह को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, संघर्षी। अब क्वेश्चन आ जाए कि संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? क्वेश्चन आ गया संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। तो आपको पता हो कि श, श, स, ह, ये जो चार वर्ण हैं आपके, इनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आए ये चार वर्ण। अब तक आपने पढ़ा था अ टू ज्ञ, क टू ज्ञ, श्र भी देख लीजिए। इन चारों को कहा जाता है संयुक्त। तो क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 15 कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब बात करते हैं क्ष की, बात करते हैं त्र की, बात करते हैं ज्ञ की, और बात करते हैं श्र की। अगर ये सॉरी, अगर ये संयुक्त व्यंजन है तो ये किन किन वर्णों के मेल से बने हैं? क्ष कैसे बनता है? क प्लस श के मेल से। अब त्र कैसे बनता है? त प्लस र के मेल से। ज्ञ कैसे बनता है? ज प्लस य के मेल से। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये ज प्लस य के मेल से बना है और कहलाता है ज्ञ। अब ये श्र कैसे बना है? ये इस श प्लस र के मेल से बनता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण तो ज प्लस ज जैसा बनना चाहिए,
ज प्लस य, ज्यों जैसा बनना चाहिए मगर कहलाता है ज्ञ। ठीक है, संस्कृत वाले आज भी इसको ज्यों ही कहते हैं, जैसे ज्ञान गंगा, ज्ञानोदय। ठीक है, मगर हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्ञ बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां तक ये क्वेश्चन भी इसके जो तथ्य हैं वो निकल के सामने आए हैं। तो जल्दी से उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट तथ्यों की। चलिए बात करते हैं अब हमारे दोबारा से स्वरों की, कि स्वरों में भी और कोई तथ्य जुड़ा हुआ है क्या, कोई रोमांचित, कोई बिल्कुल ही ऐसा तथ्य है जिसको हम नहीं जानते हो या कम ही लोग जानते हो। बिल्कुल, चलिए बात करते हैं। पहले इनको हम रफ कर देते हैं व्यंजनों को, ताकि स्वरों वाली बात समझ में आ जाए। तब तक आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हो जो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, उसके आधार पे अब हम चर्चा करेंगे स्वरों की। ठीक है, अगर हम स्वरों की बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों को भी आगे जाकर के 3 भेदों में बांट दिया गया था। कितने भेदों में बांट दिया गया था? 3 भेदों में बांट दिया गया था। एक तो ह्रस्व स्वर, ठीक है, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। अब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में बांट दिया गया इन 11 स्वरों को, क्योंकि स्वरों को बांटा है ना, तो इन 11 को बांटा है। ह्रस्वों में कौन से थे? अ, ई, उ, री, ये हमारे ह्रस्व थे। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे दीर्घ स्वर थे। प्लुत में कुछ भी नहीं था। अब सुनिएगा बात, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये निकल सकता है, नंबर 5 पे मैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं कि स्वरों को किस आधार पे बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, बांटा गया है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही निकल के आ गया कि जब हमने स्वरों को बांटा है 3 भेदों में तो किस आधार पे बांटा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप कहोगे मात्रा के आधार पर बांटा है जी। किस आधार पर? मात्रा के आधार पर। व्हाट डू यू मीन अबाउट मात्रा? किसी भी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय, ये मात्रा कहलाती है। तो समय के आधार पर मात्रा, या जिसको हम समय भी कह सकते हैं, समय के आधार पर। ठीक है, जिसको बोलने में कम समय लगेगा उसको ह्रस्व स्वर बोल दिया गया, जिसको बोलने में 2 गुना समय लगेगा उसको दीर्घ स्वर बोल दिया गया, और जिसको बोलने में 3 गुना या उससे ज्यादा समय लगेगा उसको प्लुत स्वर बोल दिया गया। बात समझ में आई? अब बात हमारी यहां तक अगर समझ में आ चुकी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है ये वाला कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, एक मात्रिक स्वर कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मात्रा के आधार पर स्वरों को बांटा, तो ये हमारे क्या हुए? एक मात्रिक। एक मात्रिक मतलब 1 गुना समय जिसको लगता है, तो एक मात्रिक, अर्थात हम ह्रस्व को एक मात्रिक भी कह सकते हैं, और दीर्घ को द्विमात्रिक, क्योंकि 2 गुना समय लगता है तो द्विमात्रिक भी कह सकते हैं। अब द्विमात्रिक कौन से हो गए? दीर्घ, और एक मात्रिक कौन से हो गए? ह्रस्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, तो 4 स्वर हमारे कौन से हैं? एक मात्रिक। द्विमात्रिक में कितने आ जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्वर हमारे द्विमात्रिक। ह्रस्व कितने हैं? वही 4, क्योंकि एक मात्रिक को ही ह्रस्व कहा गया है। और दीर्घ कितने हैं? वही 7, क्योंकि जो दीर्घ हैं उन्हें ही तो द्विमात्रिक कहा गया है। अब बात आई प्लुत की। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल प्लुत स्वर कितने हैं? कुल प्लुत स्वर कितने हैं? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता तो आप कह सकते हो 0, कोई भी स्वर प्लुत नहीं है। मगर यदि यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वरों को प्लुत बनाया जा सकता है, प्लुत बनाया जा सकता है। देखिएगा, अब प्लुत तो कुछ भी नहीं है, मगर किसी भी स्वर को हम प्लुत बना सकते हैं। कैसे? देखिए, हिंदी भाषा में संख्या ऐसे लिखी जाती है 1 2 3। अच्छा, आप छोड़ो सारी बातें, आप याद रखो बस 3 को। ठीक है, किसको? 3 को। ये 3 ऐसे लिखा जाता है,
ठीक है, जैसे छोटी ABCD में Z लिखा जाता है। अगर मैं किसी भी स्वर के बाद ये 3 लिख दूंगा ना तो वो प्लुत बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया अ लिखने के बाद मैंने लिख दिया 3, तो ये अ क्या बन चुका, प्लुत। अर्थात अब इसको अ नहीं बोलना, इसको बोलना है अर्थात 3 गुना समय इसको बोलने में अब लगाना है। तो कितनों को प्लुत बनाया जा सकता है, आप किसी को भी प्लुत बना सकते, चाहे अ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे री हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो, औ, किसी को भी आप क्या कर सकते हो, प्लुत बना सकते हो। इनको छोड़ करके, इनको क्यों छोड़ करके, क्योंकि ये तो दीर्घ रूप में है ना, क्योंकि अ का दीर्घ है ये, तो इनको हम प्लुत बना सकते हैं, इन चारों को और इन चारों को। तो 8 वर्ण ऐसे हैं जिनको हम प्लुत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यहां तक समझ में आई। अब प्लुत होता कैसे है, जैसे मान लो यहां पे मैंने लिख दिया ओ, एक स्वर है, उसके बाद लिख दिया आप 3, तो ये ओ प्लुत बन चुका है। और बाद में लिख दिया म, तो हमारे पास एक शब्द आ चुका है ओम, जिसमें ओ जो स्वर है वो प्लुत है। अब बहुत सारे अध्यापक यहाँ पे कुछ ऐसे बताते हैं ओम शब्द प्लुत है। भाई पहली बात तो शब्द प्लुत नहीं होता, प्लुत होता है स्वर। हर्ष और दीर्घ और प्लुत में स्वरों को बांटा गया है, शब्दों को नहीं। तो यहाँ पे शब्द प्लुत नहीं है, ओ स्वर, और वो भी कौन सा ओ, क्योंकि 3 ओ के बाद लगा है, ओ प्लुत है, न कि पूरा ओम। क्योंकि ओम को बोलते समय हम ऐसे बोलते हैं ओम, म को तो उतने समय हम बोल रहे हैं ना, म के अ को तो उतने समय हम बोल रहे हैं, तो केवल ओ स्वर जो है वो प्लुत है। इसीलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़िएगा और सही अध्यापक से पढ़िएगा तो एक एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हमारा ये जो ओम है इसमें ओ स्वर क्या है, प्लुत है। अगर मान लो मैं यहां पे लिखता राम, या फिर मैं यहां पे लिखता रमेश, देखिए रमेश लिख दिया और र को लिखने के बाद में 3 लिख देता, तो इसका मतलब क्या होता है, ये रमेश, रमेश। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और उसके बाद लगा दूं 3, तो इसका मतलब क्या है, रमेश, अर्थात श के अ को भी मैं प्लुत कर सकता हूं। फिर इसका उच्चारण होगा रमेश, अर्थात श के अ को प्लुत बनाया है मैंने इसके बाद लिख के। तो रमेश पूरा शब्द प्लुत नहीं है, श में उपस्थित अप्लुत है बस। जैसे यहाँ पे ओ जो स्वर था केवल वो प्लुत था। तो क्लियर, यहाँ पे प्लुत की जब बात आई तो आपको ये बात समझ में आई कि हम किसी भी स्वर को प्लुत बना सकते हैं। स्वतंत्र रूप से तो हम केवल इनको प्लुत बना सकते हैं और शाब्दिक रूप में हम इन सभी को बना सकते हैं फिर प्लुत, आ को भी, ई को भी, ऊ को भी। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, प्लुत बना सकते हैं। तो प्लुत स्वरों की संख्या 0, मगर कितने को बना सकते हो आप, सभी को प्लुत बना सकते हो। यहां तक बात अगर समझ में आई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी है। अब तक आपने पढ़ा था हर्ष दीर्घ, अब आप पढ़ रहे हो दीर्घ संधिज स्वर, दीर्घ स्वर नहीं, दीर्घ संधिज स्वर, जिसका मतलब है कि दीर्घ संधि से बनने वाले स्वर कितने हैं। तो आपको अगर ध्यान हो तो हमारे पास कितने स्वर थे कुल मिलाकर के, 11, जिनमें हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। जो आपके हर्षों स्वर थे ना उन्हीं को मूल कहा जाता है, अ, ई, उ, री। तो इस क्वेश्चन के आते ही आप 4 लिख दोगे, 4 मूल स्वर हैं। अब जो आपने दीर्घ संधि बनाई उसमें क्या बनाया, अ को जब अ के साथ मिलाया तो आपने आ बना दिया, तो आ स्वर तो दीर्घ संधि से बना है। अब ई को जब ई से मिलाया तो आपने बड़ी ई बना दिया, तो बड़ी ई भी हमारा दीर्घ संधि से बना है। जब ऊ को आपने ऊ से मिलाया तो बड़ा ऊ बना दिया, तो बड़ा ऊ भी हमारा दीर्घ संधि से बना है। जब आपने, अच्छा री को हमने नहीं बनाया है, बड़े री हमारा हिंदी में प्रयोग नहीं होता, संस्कृत में प्रयोग होता है बड़ा री। वैसे मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि बड़ा री जो है वो प्रयोग तो होता है मगर संस्कृत में। ठीक है, कहाँ पर, संस्कृत में, संस्कृत में ज्यादातर इसका प्रयोग दिखाई देता है। तो ये सारे जो स्वर थे हमारे दीर्घ संधि से पैदा हुए थे। तो 3 स्वर हमारे ऐसे हैं जो दीर्घ संधि से पैदा हुए हैं। मगर इसके साथ अब बात क्या आती है कि गुण संधि स्वर कितने हैं। पहली बात तो ये कि दीर्घ संधि स्वर कितने थे, ठीक है, तो ये थे। उसके बाद गुण संधि स्वर कितने था, तो गुण संधि, गुण संधि कैसे बनी है, गुण संधि कैसे बनी है, जब हमने इस अ को ई के साथ मिलाया, इस अ को ई के साथ मिलाया तो वर्ण बन गया ए, ये क्या था, गुण संधि से बना था।
अब जब इस अ को ऊ के साथ मिलाया तो वर्ण बन गया ओ, ये भी गुण संधि से बना था। जब इस अ को री के साथ मिलाया तो वर्ण बन गया अर, ये तो कोई वर्ण है नहीं क्योंकि अ और र अलग अलग हो गए, मगर ये जो दो वर्ण थे ए और ओ, ये क्या थे, गुण संधि से बने थे। तो हम कह सकते हैं गुण संधि से बनने वाले दो वर्ण हैं, या फिर गुण संधिज वर्णों की संख्या हमारे पास दो है। गुण वर्णों की संख्या नहीं कह रहे, गुण संधिज वर्णों की संख्या कह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज आपको इस क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर किसी ने डेमो क्लास नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, उसमें बहुत सारी और बारीकियों से हमने इसको समझाया हुआ है। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। लास्ट में क्लास कैसी लगी, सीखने को कितना मिला, ये जरूर बताना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अधिक तथ्य आपके लिए लेके आते हैं। जय हिंद जय भारत।